हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू जे पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बेसिक कंसेप्ट्स और टूल सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके बहुत सारे कंसेप्ट्स हम आज यूज करने वाले हैं। और आज हम एक्चुअली में पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन के सारे कंसेप्ट्स, जो भी डिफरेंट वेज में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और आपको भी मेरे साथ जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगता है वो आपको नोट करते जाना है और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सोल्व करते जाना है, ताकि आपके कंसेप्ट्स हो जाए क्रिस्टल क्लियर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। परम्यूटेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं, जिससे पूरा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक वर्ड है मैथ्स, ठीक है। तो यहां पर आपके पास 5 लेटर्स हुए, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर्स जो हुए तो ये हमारे पास अवेलेबल हो गए कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इन नंबर ऑफ लेटर्स से हमें 3 लेटर का कोई वर्ड बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? तो कोई भी 3 लेटर्स इसमें चूज कर लो, MAT, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसे ले लें THS, ठीक है। तो ये अलग लेटर्स हो गए, ये अलग लेटर्स हो गए, डिफरेंट वर्ड हो गए। और इतना ही नहीं, हम इसको भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे? पहले T ले लिया, फिर M ले लिया और A ले लिया, या फिर T को और M को रिप्लेस कर एक्सचेंज कर दो तो TAM हो जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे हमारे पास, अरेंजमेंट्स बनेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या कर सकते हैं कि S पहले ले लिया, TH ले लिया, अब यहां पर H पहले ले लिया, TS ले लिया। तो यहां से भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर बोला जाए कि 5 के 5 लेटर्स को यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं, तो क्या करेंगे? पहला वर्ड तो यही हो जाएगा, MATHS। या ऐसा भी कर सकते हैं कि A को पहले ले लो, AMTHS, है ना। तो यहां से भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। अगर 3 के बजाय 4 लेटर्स को लेने के लिए बोल दिया जाए तो वहां से भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं की हेल्प से अब देखो, ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है सारे के सारे। अब थोड़ा डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। तो ईच ऑफ द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, तो जो भी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बना, जैसे ये MAT है, ये अलग है ना बिल्कुल TMA से। वर्ड सेम, लेटर सेम है, लेकिन वर्ड अलग है, अरेंजमेंट अलग है। तो अलग अलग अरेंजमेंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ? हमारे लेटर्स, मैथ्स के। इन अ डेफिनेट ऑर्डर, तो किस ऑर्डर में हम उनको लिख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, तो सम ऑफ द लेटर्स हमने यहां पर लिए, 3 लेटर्स लिए, और यहां पर सारे के सारे यूज कर लिए। तो या तो हम कुछ ही लेटर ले, कुछ ही नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले, या फिर सारे के सारे ले ले एक साथ, इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन। तो जो ये अलग अलग अरेंजमेंट हुए, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हुए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन। तो ये एक परम्यूटेशन हुआ, ये एक परम्यूटेशन हुआ, है ना, ये एक परम्यूटेशन हुआ। तो डिफरेंट कंडीशंस में जैसे बोला जाएगा तो हमारे डिफरेंट परम्यूटेशंस आएंगे। तो इस टॉपिक में हम सारा का सारा यही सीखने वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हम किसी भी वर्ड से या किसी भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें परम्यूटेशन में ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि जो MAT है और TMA है ये सेम है, ये सेम नहीं है, डिफरेंट ऑर्डर में है। तो इसीलिए डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे केसेस हम सीखने वाले हैं, किस तरीके से हम नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letters of the word sunflower, where the repetition
ऑफ द लेटर्स इज अलाउड। तो सनफ्लावर में जो लेटर्स हैं कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये 9 लेटर्स है ये हो गए हमारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन्हीं को हमें यूज करना है टू मेक अ 4 लेटर वर्ड। ठीक है, तो 4 लेटर वर्ड बनाना है, दैट मीन्स 4 बॉक्सेस बना लो आप। ठीक है, या सिंपल 4 प्लेसेस भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 लेटर जो 4 बॉक्सेस बन गए। अब हम देखेंगे कि इन बॉक्सेस में हम कितने कितने वर्ड्स फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला गया है कि लेटर्स का रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एस लिख दिया तो यहाँ पर भी हम एस दोबारा से लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक एस दोबारा से, है ना, कितने भी बार हम एस को लिख सकते हैं। तो जैसे यही हो गया एक, तो एस 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 एस, है ना। सिमिलरली आर 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 आर, या फिर एल ओ डब्ल्यू डब्ल्यू। तो ऐसे बहुत सारे वेज होंगे लिखने के, लेकिन अगर ऐसे लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इम्पॉसिबल है। मतलब लिख सकते हैं बट बहुत ही प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको कैसे बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज में, है ना, कितने नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स बन सकते हैं, तो इसको बताने के लिए क्या है कि आप बॉक्सेस बनाओ और फिर देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, 9 है, 9 लेटर्स है और रिपीटिशन अलाउड है। तो इसीलिए हम इस प्लेस पे कितने लेटर्स लिख सकते हैं, कोई भी कंडीशन तो है नहीं, फ्रीली लिख सकते हैं। 9 के 9 हम यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे यहां पर है एस आर एल, और भी लेटर्स हम यहां पर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर जो सेकंड प्लेस है, अब रिपीटिशन अलाउड है, तो इसका मतलब अगर हमने एस यहां पर यूज कर भी लिया तो भी हम यहाँ पर एस दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो एस यू एन कोई भी नंबर ऑफ लेटर्स हम इस प्लेस पे पुट कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कितने नंबर ऑफ वेज में ये वाला बॉक्स हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये भी 9 और ये भी 9, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड था तो कोई और कंडीशन ना होने के कारण हम सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये तो हमने बॉक्सेस फिल कर दिए, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बने, है ना। तो वो कितने बनेंगे, अब भाई कोई भी वर्ड हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 2 3 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो ये भी फिल होना चाहिए एंड ये भी फिल होना चाहिए, ये भी एंड ये भी। तो यहाँ पर एंड का सेंस आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया एस लिखा, फिर एंड एस लिखा, एंड एस लिखा, एंड एस लिखा। ठीक है, तभी तो 4 लेटर बनेगा। मान लो हमने एक लास्ट में नहीं लिखा, 3 का ही लिखा, है ना, तो 3 लेटर वर्ड बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो 4 लेटर वर्ड 4 प्लेसेस फिल करने के लिए अब क्या करेंगे हम, 9 एंड, यहां पर भी एंड का कंसेप्ट लगाएंगे, एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 एंड 9 एंड 9। तो यहां से जो वैल्यू आई या नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे वो अगर हम देखें तो 9 की पावर कितनी हो गई, 4। तो 9 क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और कितने वर्ड बनाने थे हमें, 4 लेटर वर्ड बनाने थे। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना आप कि ये क्या है और ये क्या है। तो आंसर आया हमारा 9 की पावर 4। ठीक है, तो चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं कि हमारे पास n अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है, जैसे उसमें था कि 4 लेटर वर्ड बनाना था। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, जैसे वहां पे था 4 लेटर वर्ड्स बनाना था। ठीक है, आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, अब n है। ठीक है, when each object can be used any number of times, तो ये वही केस है कि रिपीट हम कर सकते हैं, कितने भी बार एक एक ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है वो है n, ये ध्यान रखना है। सपोज हमें अब r को, है ना, r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो यहाँ पर कितने बॉक्सेस बनाएंगे, r बॉक्सेस। ठीक है, तो r तो एक ऐसा जनरल नंबर है, तो इसीलिए हम कितना भी r ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये बना दिया कि कितना भी हो सकता है। तो ये सपोज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। ठीक है,
और ये हो जाएगी rth पोजीशन। जैसे 4 लेटर वर्ड था तो यहाँ पर r पोजीशंस हो गई। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, कितने अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है वो है n। तो इस वाली पोजीशन पे हम कितना डाल सकते हैं, n डाल सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। इस पोजीशन पे भी हम n ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक पोजीशन पे हम n ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट केस में हर एक बॉक्स में 999 डाल दिया था, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है ना, कितना भी यूज कर लो, I mean, सारे के सारे यूज करने हैं। तो n और यहां पर भी कितना आ जाएगा n। और r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो हमें इसको करना होगा एंड इसको इसको इसको। तो जब भी हम बॉक्सेस में लिखते हैं तो उनकी हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ही तो फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे n इंटू n इंटू n इंटू एंड लास्ट में भी n। और कितने टाइम्स है ये n, r टाइम्स। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या है, rth पोजीशन पे है, तो r टाइम्स हम इनको यूज कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सिंपली n की पावर r। तो यही हो गया हमारा नंबर ऑफ वेज, जिसमें हम n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये केस कौन सा है, व्हेन ईच ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कितने भी बार उसको यूज कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा n इक्वल्स टू n की पावर r आंसर आ जाएगा। चलिए दोबारा से सेम एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड सनफ्लावर वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो यहां पर लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले हम हर पोजीशन पे 999 यूज कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे देखते हैं। तो हमें सिर्फ एक 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो 4 बॉक्सेस बना लिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम 9 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर सारे के सारे में से कोई यूज कर लिया एक। ठीक है, तो 9 वेज में हम इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक हम यूज कर चुके, तो कितने नंबर ऑफ लेटर्स बचेंगे, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, एक हम यूज कर चुके तो 8 बचेंगे ना। तो उन 8 को हम नेक्स्ट वाले में यूज कर सकते हैं इस पोजीशन पे। ठीक है, अब थर्ड स्पेस में या थर्ड बॉक्स में हम कितना पुट करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कितने हम नंबर ऑफ लेटर्स यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 यूज कर चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ 7 ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। और यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, तो इसको हम 6 वेज में लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 7 वेज में। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करें 9 8 7 6, अल्टीमेटली यही आएगा आंसर। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम इजीली लिखना चाहें, यहाँ से आप आंसर ला सकते हैं, कुछ भी जो भी आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करें, कैसे, 9 8 7 और 6, और अगर इसी में मैं 5 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, 4 3 2 1, और यहां पर नीचे भी डिवाइड कर दो जितने से मल्टीप्लाई किया है, तो कुछ दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है फैक्टोरियल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं सिंपली 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये कितना है, 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लिकेशन, तो इसको बोल सकते हैं हम 5 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, एज सच तो कोई फायदा हुआ नहीं, बट अगर आप इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करें तो हम 5 को लिख सकते हैं कितना, 9 - 4, तो 9 - 4 भी 5 ही होगा। तो इसको अगर मैं लिख दूं फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 4, तो आप यहाँ से एक पैटर्न देख पा रहे होंगे कि हमें n डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर
9 लेटर्स थे हमारे पास डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पर हमने 9 यूज कर लिया। और नीचे कितना आया, जितने थे माइनस जितना लेटर का वर्ड हमें बनाना था, ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट्स को हमें यूज करना था। तो कितनों को यूज करना था, 4 को। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ना फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 4। और एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि देखो ये जो 9 है और ये लास्ट में कहाँ तक रुके हम, 6 तक, लेकिन हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो अगर 9 में से हम 4 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हुआ 5। तो यहाँ पर जो 6 है इसमें हमें 6 लाने के लिए एक 1 को ऐड करना होगा, ठीक है। तो जो हमें जितना लेटर का वर्ड चाहिए था, हमें इतने हमारे पास अवेलेबल थे, इतना चाहिए था, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें लास्ट वाला डिजिट मिलेगा। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए लास्ट प्रॉब्लम को थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं। नंबर ऑफ वेज of arranging r objects out of n distinct objects when each object can be used only once. तो every object can only be used only once. तो इस केस में क्या होगा, हमें अब r objects को अरेंज करना है, तो r बॉक्सेस बना लेंगे like this। और जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हम पुट कर सकते हैं, n के n पुट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हमें अब बोला गया है कि ओनली वंस यूज करना है। तो जब हम नेक्स्ट स्पेस लिखेंगे, नेक्स्ट स्पेस फिल करेंगे, तो हमारे पास अब एक ऑब्जेक्ट यूज कर चुके, तो हमारे पास अब सिर्फ n-1 ऑब्जेक्ट्स बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपली n-1, और यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स यूज कर चुके हैं, तो n टोटल थे, तो n-2 ऑब्जेक्ट्स ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक ऑब्जेक्ट कोई भी लिख दिया तो उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा n-3। और जो लास्ट वाला जो rth पोजीशन पे है, rth है ना, प्लेस पे है, तो इसको फिल करने के लिए कितना हमारे पास ऑब्जेक्ट बचेगा, ये बचेगा हमारे पास n-r+1। तो आपको याद होगा लास्ट में मैंने बताया था कि 9, 8, 7, 6 है ना, जो 6 है उसको लिख सकते थे हम क्या, 9-4+1। तो ये 4 क्या हुआ, rth, जितने ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर रहे थे, 4 लेटर वर्ड बना रहे थे ना, तो 9-4+1 कितना आया था, 6। सिमिलरली अगर इसको r ले ले और इसको हम n ले ले, क्योंकि हमें n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n-r+1, ठीक है। चलिए अब नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n, n-1, n-2 है ना, n-3। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, n-r+1। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। बट इसको हम थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ताकि हम इजीली इसको कहीं पर भी कभी भी यूज कर सके, बहुत ही इजीली और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑर्डर डिक्रीज होते जा रहा है, n है, n-1 है, नेक्स्ट नंबर n-2, तो यहाँ पर भी हम फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर n-r+1 पे रुक गए, लेकिन हमें जाना है 1 तक, ठीक है। तो इसमें से भी 1 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, n-r। इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, n-r-1। तो ऐसे घटते घटते, जैसे 6 के बाद घटते घटते कहाँ तक चले गए थे, 1, और उससे पहले क्या होगा, 2, 3 है ना। तो इस तरीके से 1 से लेकर n तक हमारे एक नेचुरल नंबर्स का, या मैं कहूँ पॉजिटिव इंटीजर्स का एक प्रोडक्ट मिल गया हमें। लेकिन जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से अब डिवाइड भी करना होगा। तो यहाँ तक तो पहले ही था, और n-r से हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया था, तो इसी से हम डिवाइड भी करेंगे। तो 3, 2, 1 पे आकर रुक जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा n-1 है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 1। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं फैक्टोरियल n,
ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में है 1 से लेकर n माइनस आर तक है, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं n माइनस आर। तो आप क्वेश्चंस में देखोगे कि इस तरह का प्रॉब्लम बार बार रिपीट होता है। तो इस जो ये फॉर्म आया, इसको हम एक स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? NPR से। तो NPR ये क्या हुआ कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल हैं वो हम P के ऊपर लिखते हैं सुपर स्क्रिप्ट में, और फिर P तो ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन को डिनोट करता है, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स को। और जो ये R है, R का मीनिंग है कितने ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो जहां पर भी आपको NPR दिखे तो उसी को आपको क्या लिख देना है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम बार बार यूज करने वाले हैं, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो आया कैसे वो भी आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक वो केसेस देखे जिसमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से हमें r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन अगर परम्यूटेशन में तो हम सारे ऑब्जेक्ट्स को भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। तो हमने परम्यूटेशन की डेफिनेशन सीखी थी, तो वहां पे था कि टेकिंग सम एट अ टाइम और ऑल एट अ टाइम। तो ये ऑल एट अ टाइम का केस है। तो हमने लास्ट स्लाइड पे ही देखा कि नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं? NPR आते हैं जब हम R को अरेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है जब n ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज कर रहे हैं, तो ये आएगा NPN। तो इतना सिंपल है ये फॉर्मूला यूज करना कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें से कितनों को हम अरेंज कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। तो NPN हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा एक्सपेंड करें तो क्या होगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, NPR के केस में क्या होता था? n माइनस आर, तो यहां पे हो जाएगा n माइनस n। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मीनिंग हमने कितना बताया था? 1। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1, तो यहां से नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हैं? फैक्टोरियल n, ठीक है। तो जब भी आपको बोल दिया जाए, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था जब हम डेफिनेशन देख रहे थे कि मैथ्स के वर्ड्स को हमें सभी को लेकर अगर परम्यूटेट करना चाहे या नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड आउट करना चाहे, तो यहां से अगर इस एग्जांपल से देखें तो यहां पर 5 लेटर्स हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? जब हम 5 के 5 को यूज करेंगे तो सिंपली लिख सकते हैं NPN, है ना। और n क्या है यहाँ पर? 5 है, तो 5P5 और आंसर आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5। तो इतना इजी है कैलकुलेट करना। तो जब भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें परम्यूटेट करना हो तो सिंपली फैक्टोरियल n। तो NPR के फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो जो NPR की स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो PN, R, या कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है AN, R। तो ये दिख जाए या फिर ये दिख जाए या फिर ये दिख जाए तो सेम ही बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम NPR ही यूज करते हैं, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स। तो अवेलेबल ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए इंटीजर में, ठीक है। ऐसा ना हो कि 2.5 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो, उसका कोई सेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो जो n है, n शुड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जिनको हमें अरेंज करना है दैट मीन्स r ऑब्जेक्ट्स, तो r ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर क्यों? होल नंबर में 0 भी आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि r 0 हो गया, दैट मीन्स हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को अरेंज नहीं किया, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो r है, हमें पता है कि n ऑब्जेक्ट है हमारे पास और r उनमें से अरेंज करने हैं, तो जितने अरेंज करने हैं वो कभी भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा तो अरेंज नहीं कर सकते, जितने हैं उन्हीं को अरेंज करना है। दैट मीन्स r शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 से बड़ा होना चाहिए r और n से छोटा होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है,
ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि हम बोल दें कि -2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, ठीक है, तो वो 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। हमने अभी देखा NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर हम बात करें 5p3 की, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। क्लियर है इतनी बात। अब अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे क्या है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो कितना बचा फाइनली, ये बचा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये क्या आ गया हमारा 5p3, ठीक है। तो 5p3 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब अगर आपको इन सारी कैलकुलेशन को अवॉइड करना है और डायरेक्टली लिखना है कि 5p3 से ये आ जाए, तो कैसे करेंगे। तो आप देखो जो 5 है, जो हमारा n है, उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर 3 डिजिट्स आई, 5 और एक और घटाया तो 4 और एक और घटाया तो 3, ठीक है। तो 5 को लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स। ये शॉर्टकट आपको समझ में आया। तो पूरा फॉर्मूला सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको लिखना हो NP1, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, n है ना, एक तो फॉर्मूला है कि ऐसे लिखो फैक्टोरियल n और नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1। और फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं, हमने फैक्टोरियल का जो लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज देखा था उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको n, और n माइनस 1 हमें कट करना है तो ये आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सारे नंबर्स लिखने के बजाय हम n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 लिखने के बजाय 1 से लेकर n माइनस 1 का जो प्रोडक्ट है उसको ही लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर में n माइनस 1 है उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो NP1 कितना बचेगा हमारा n। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 5p3 के तरीके से हमें, है ना, तो यहाँ पर NP1 को हमें n को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 1 टाइम। तो 1 टाइम तो एक ही नंबर लिख सकते हैं ना। अगर यहां पर हमें लिखना हुआ NP3, तो इसको क्या करेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, ठीक है। तो 3 टाइम्स हमने n को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। और अगर आपको आप इस फॉर्मूले से जाएंगे, है ना, वहां से भी यही आएगा आपका आंसर। क्लियर है इतनी बात। अब NP1 हमें पता चल गया है, NP0 कितना होगा, ठीक है। तो NP0 को हम फॉर्मूले से अगर देखें तो यह आएगा फैक्टोरियल n और नीचे आएगा n माइनस r होता है, तो r की जगह 0 है, दैट मीन्स n माइनस 0। तो ऊपर भी फैक्टोरियल n और नीचे भी फैक्टोरियल n, तो यह आ जाएगा वैल्यू 1। तो यह आपको ध्यान रखना है कि NP0 का मतलब क्या हुआ, n ऑब्जेक्ट्स है और हम किसी को भी अरेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी को भी अरेंज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो 1 आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जैसे मैथ्स वर्ड था, ठीक है, तो हम इसमें से किसी को भी अरेंज नहीं कर रहे, तो एक वर्ड तो ये है ही ना खुद में, मैथ्स, ठीक है। तो NP0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमेशा 1, और NP1 आ जाएगा n। सिमिलरली अगर हम NPn माइनस 1 की बात करें, पहले NPn की बात कर लेते हैं। तो NPn तो हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है जिसका आंसर कितना आता है, फैक्टोरियल n। कैसे आता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n होगा, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1, तो फैक्टोरियल n हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें फैक्टोरियल NPn माइनस 1 की, तो ये क्या है, यहां से आएगा फैक्टोरियल n और नीचे आएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये तो फॉर्मूला लगाया। और अगर इसको थोड़ा सोल्व करें तो यह आ जाएगा n माइनस n प्लस 1, तो n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, फैक्टोरियल n,
ठीक है। अब आप देखो कि npn भी फैक्टोरियल n आ रहा है और npn-1 भी फैक्टोरियल n आ रहा है, तो ऐसे कैसे हो रहा है? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पर 5p3 है तो 5p4 को अगर हम ले लें 5p4, तो इसको क्या लिखेंगे 5 × 4 × 3 × 2, 4 टाइम्स लिख लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर हम लिखे 5p5, ठीक है, तो इसको कितना लिखेंगे 5 4 3 2 × 1, तो 2 के बाद 1 ही आएगा। तो जो लास्ट 1 है ना, उसके कारण मल्टीप्लिकेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 5p5 और 5p4 सिमिलरली npn और npn-1 है ना, एक कम, तो वैल्यू हमारा n ही आ रहा है, क्योंकि लास्ट का जो टर्म है 1 उससे मल्टीप्लिकेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब NPR फॉर्मूला की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सपोज NPR है, तो अगर हमें इनका एक एक घटाना है n-1 r-1, तो क्या होगा, तो n-1 p r-1, तो बाहर मल्टीप्लाई होगा n से, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं कैसे ये इक्वल हुए, ठीक है। सपोज इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो ये आ जाएगा n इंटू ऊपर क्या है n-1, तो ये आएगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन नीचे क्या है r-1, तो क्या होगा NPR क्या होता है n अपॉन n-r, है ना, फैक्टोरियल के अंदर, तो ये आ जाएगा n-1 माइनस r-1, ठीक है। तो इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n-1, और नीचे में क्या आ जाएगा, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n-1 माइनस r+1, तो 1 से -1 कैंसिल, तो नीचे क्या बचा n-r। और अगर ऊपर भी आप ध्यान से देखें तो फैक्टोरियल n-1 में अगर हम n से मीन्स उसके एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 4 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो फैक्टोरियल प्रॉपर्टीज है, ये आपको सब समझ में आना चाहिए क्योंकि हम पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, जो कि कुछ नहीं होता है बट NPR ही होता है। तो हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया और लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी वैलिड है। कैसे यूज करेंगे वो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखने ही वाले हैं। इतना ही नहीं, अगर हमें n-1 और r-1 के बजाय अगर n-2 r-2 चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली n-1, तो जो भी ऊपर लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट में उसको 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहां पर n था, n-1 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और सिंपली जो n-1 के भी बाद आएगा क्या आएगा n-2 p r-2। ये ध्यान रखना है कि जो ऊपर है और जो नीचे है दोनों में ही माइनस करना है एक एक, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें n-3 चाहिए तो क्या करेंगे n-1 n-2, और ये आ जाएगा n-3 p r-3। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया सब। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या है, NPR इक्वल्स टू n-r+1, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा NPR-1। कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि जो ऊपर है उसको तो हमें घटाने की जरूरत नहीं है, बट जो नीचे है r उसको एक माइनस करने की जरूरत पड़ती है, तो NPR-1, और उसके बदले हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा n-r+1 से, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा प्रूफ आपको समझ में आ जाए कैसे आ रहा है ये, ठीक है। तो n-r+1 तो न्यूमरेटर में है, और NPR-1 इसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n अपॉन, जैसे NPR को लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n-r। अब r क्या है r-1 है, तो क्या लिखेंगे n- जो भी r की जगह है r-1, ठीक है। थोड़ा सोल्व करते हैं, तो यह आ जाएगा n-r+1 फैक्टोरियल n, और नीचे क्या है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो n-r+1।
क्लियर है इतनी बात, ये माइनस आर हो जाएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें ये कैंसिल करना है और यहाँ पर भी फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, जो हमने सीखा हुआ है फैक्टोरियल में कि फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1। तो अगर कुछ और भी है जैसे n माइनस आर प्लस 1 है तो हमें क्या करना होगा, एक माइनस करना होता है ना, अगर हमें एक वो नंबर बाहर लेना है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल n तो सेम ही रहेगा बट डिनोमिनेटर में हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 बाहर और फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा, एक माइनस करके n माइनस आर। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर और यही क्या होता है NPR। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर्टी है NPR इक्वल टू n माइनस 1 PR माइनस 1, है ना, जितना भी आपको यूज करना है आप एक्सपेंड करते जा सकते हैं। और एक ये प्रॉपर्टी है NPR इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू NPR माइनस 1। अगर हमें और चाहिए NPR माइनस 2 चाहिए तो हम इसी को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखेंगे किस तरीके से हमें काम करना है। चलिए अब प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एक एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। इफ 12PR प्लस 6 रेशो 10PR प्लस 3 इक्वल्स टू 264:1 फाइंड RP2। तो हमें यहाँ से अगर R की वैल्यू पता चल जाए तो हम RP2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। 12PR प्लस 6 और रेशो में है तो डिवाइड में लिख सकते हैं 10PR प्लस 3। ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 264/1। तो यहाँ पर देखो आप या तो फॉर्मूला को पूरा एक्सपेंड करो, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है, उनको सबको कैंसिल करो तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके सोल्व नहीं करने को टाइम मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है कि आंसर गलत भी आ जाए इतने लंबे प्रोसेस में। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। आप देखो कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो हमें 12 से 10 पर आना है, दैट मीन्स n को n माइनस 2 ले जाना है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या सीखी थी हमने, NPR इक्वल टू n माइनस 1 2 टाइम्स लिखेंगे और n माइनस 2 PR माइनस 2 कर देंगे, याद है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंपली मल्टीप्लाई में क्या आएगा 12, है ना, क्योंकि n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 12 और फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई में n माइनस 1 तो 11 और n माइनस 2 दैट मीन्स 12 माइनस 2 10। PR प्लस 6 में से भी हम क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस 4। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना था 10 तक ही रखना था क्योंकि इसी को हम 10 पर लाए हैं तो उसको हम एज इट इज पुट कर देंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और हो गई है, इक्वल टू में तो 264/1 ही रहेगा। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जो 10 है यहाँ पर भी 10 है बट जो R है वो तो अभी भी डिफरेंट है, ये R प्लस 4 है और ये R प्लस 3 है। तो हमने एक सेकेंड प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें हम जो नीचे लिखा रहता है R को हम एक कम करते थे, है ना, तो उसमें क्या करते थे सेकेंड प्रॉपर्टी NPR इक्वल्स टू n माइनस आर प्लस 1 और यहां पर आ जाता था NPR माइनस 1। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी हम यूज करेंगे यहां पर। इससे क्या होगा जो नीचे लिखा हुआ है R एक कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर R प्लस 4 है तो इसमें 1 कम हो जाएगा तो ये बचेगा R प्लस 3 और फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 12 आ गया, ये 1 आ गया, ये तो पहले से ही है, अब हमें इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इसको क्या करेंगे अब देखो n माइनस आर प्लस 1 है तो यहाँ पर n क्या हुआ हमारा 10 माइनस R, यहाँ पर जो R है वो है जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ सिंपली R आप नहीं ले सकते तो ये लिखेंगे हम कंप्लीट R प्लस 4। ठीक है, इतनी बात। अब प्लस 1 करना है तो इसी में प्लस 1 कर दो और क्या बचेगा NPR माइनस 1 दैट मीन्स n है हमारा 10
P R-1, वहां का जो R है वो ये R नहीं है, यहां पर है R+4 और -1 करना है तो R+3 बचेगा। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है पहले से ही 10P R+3, तो ये हमारे हो गए कैंसिल आपस में। और इक्वल टू में क्या है 264/1। ठीक है, अब देखते हैं, चलो थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर तो यहाँ से गायब और यहाँ पर भी 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम अब न्यूमरेटर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 12 × 1, तो 12 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 1 × 12, 1 कैरी और 12 1 × 12, तो ये आ जाएगा 132। और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 10 - R है ना, और +4 भी कितना हो जाएगा -4, और क्या है +1 है, इक्वल्स टू में है 264। तो ये जो 132 है ये डिवाइड कर देगा 264 को 2 टाइम्स। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही लिखा हुआ है वो बेसिकली। तो 10 - 4 + 1, तो 10 - 4 6 और +1 7, तो ये आ गया 7 - 4 इक्वल्स टू 2, तो R उधर 2 इधर, तो ये आ जाएगा 7 - 2 इक्वल्स टू R, और R इक्वल्स टू आ गया 5। ठीक है, ये तो एक टास्क था। अभी हमें आंसर किसका फाइंड आउट करना है RP2 का, तो ये आ गया हमारा 5P2। तो आप ये मत सोचना कि जो R आया है ये तो नीचे लिखा रहता है ना, वो एक सिर्फ वेरिएबल है ना, तो यहां पर हम R की जगह 5 लिख देंगे। तो 5P2 इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो या फिर ऐसे कर लो कि 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, और कितनी बार लिखना है वो 2 टाइम्स लिखना है, तो 5 × 4 हो जाएगा 20। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन ना रहे उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं फैक्टोरियल 5/(5) - 2, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5/(3), और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 तक हमारा कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 पे स्टॉप करना है, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 × 4 हो गया हमारा 20। तो लंबी कैलकुलेशन के बजाय जल्दी से कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड सी, SEE। तो यहां पर आप देखोगे कि अच्छा इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बताने हैं, टेकिंग ऑल द वर्ड्स ऑल द लेटर्स टुगेदर, तो क्या होता था NPN। तो आप बोल सकते हो कि यह आ जाएगा N = NPN। ठीक है, तो N कितना है यहाँ पर 3 है, तो यहां पर आ जाएगा आंसर 3P3, और इसको सोल्व करते तो क्या आएगा फैक्टोरियल 3। ठीक है, फैक्टोरियल 3 कितना आ जाएगा 3 × 2 × 1, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हमारे 6। ठीक है, एक ग्लांस पे देखें तो बिल्कुल ठीक है N = 6, बट अगर इसको थोड़ा सा देखें ध्यान से कि जो हमारा E है ये भी E है, तो ये 2 टाइम्स है, और जब हमने ये फॉर्मूला बताया था NPN तो वो था डिस्टिंक्ट के केस में, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ S और E ही है डिस्टिंक्टली, है ना, और वर्ड्स कितने हैं, लेटर्स कितने हैं टोटल 3, तो ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अगर इसको थोड़ा सा लिख के देखें क्योंकि ये एक छोटा वर्ड ही है, तो क्या कर सकते हैं कि पहले तो यही आ सकता है SEE। ठीक है, अब क्योंकि ये E और E 2 बार है, आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल के केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि आइडेंटिकल के बजाय मैं एक को मान लेता हूं E1 और एक को मान लेता हूं E2। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहां से हमारे पास 2 केसेस से ये आ रहा है, एक तो क्या हुआ SE1 E2 और दूसरा क्या हुआ SE2 E1। अगर ये SEE ना होकर SER होता सपोज, तो क्या होता SER SRE, तो 2 केसेस के बजाय हमें सिर्फ एक ही केस मिल रहा है, एक ही वर्ड मिल रहा है। ठीक है, और अगर हम S को बीच में ले ले तो क्या बनेगा ESE, और अगर S को लास्ट में ले ले तो क्या बनेगा EES। ठीक है, और यहां से अगर देखें तो ये बन सकता है E1 SE2, और अगर E2 को पहले ले ले तो SE1, और यहां से क्या बन सकता है E1 E2S,
या फिर E2E1S। तो अगर ये डिफरेंट होते तो ये 6 नंबर ऑफ वेज, 6 नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाते जो हमारा आंसर भी आया। लेकिन ई और ई दोनों आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ 3 वर्ड्स के कॉम्बी है ना, 3 अरेंजमेंट्स आए। तो इसीलिए जो हमारा ये प्रोसेस था ये हमारा इस केस में रॉन्ग हो जाता है जब हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, अब देखो कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल थे ई और ई, तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस का एक केस मिला। ठीक है, 2 वर्ड्स में से एक वर्ड मिला। अगर हमारे पास ये एक और ई हो जाता ई ई ई, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बनते 6 केसेस। ठीक है, आप देख भी सकते हैं अगर बनाना चाहे तो कैसे बनते, SE1 E2 E3, SE1 E3 E2, है ना, आपस में घुमा दिया। और अगर 2 को पहले ले ले तो E1 और E3, SE2 E3 E1, और अगर 3 वाले को पहले ले ले तो SE3 E1 E2 और SE3 E2 E1, है ना। डिस्टिंक्ट अगर होते E1 E2 E3 कोई डिफरेंट वर्ड्स तो, लेकिन ये तीनों आइडेंटिकल हैं, तो यहां पर कितने आ गए 6। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो कितने केसेस बन गए, परम्यूटेशन ऑफ 3 into 6, और यहां पर कितना बना है, परम्यूटेशन ऑफ 2। तो हम क्या करते हैं कि यहां से हमें एक ही मिलने वाला था, अगर यहां पर SEE लगा दे, और यहां से हमें 2 का एक मिला, है ना, तो इतने ही परम्यूटेशन से हमें उसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा परम्यूटेशन ऑफ 3 अपॉन परम्यूटेशन ऑफ 2, क्योंकि हमारे पास 3 लेटर्स हैं और 2 अलाइक है, अलाइक और आइडेंटिकल। ठीक है, तो जितने भी आइडेंटिकल है उससे हम डिवाइड कर देंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। और एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज आपके पास कोई वर्ड है डियर, DEER डियर, और इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो कितना होगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ वर्ड्स। तो पहले तो सिंपली क्या करना है, जितने भी वर्ड्स है उसको लिख देना है फैक्टोरियल 4। ठीक है, और जितना भी उसमें आइडेंटिकल है, कितना आइडेंटिकल है ई 2 टाइम्स है, तो क्या लिख देंगे नीचे फैक्टोरियल 2। तो ये हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे डियर से, है ना, जब सारे के सारे वर्ड्स को हम परम्यूटेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा जनरलाइज करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड वे में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट अ टाइम, P are identical of one kind, Q are identical of second kind and rest are all different। तो P एक तरह के हैं, Q एक अलग तरह के हैं, है ना, लेकिन वे भी सेम ही है। जैसे हम बात करें मैथमेटिक्स की, MATHEMATICS, तो मैथमेटिक्स में जो ये वर्ड है, ये लेटर है M, ये कितने टाइम्स है 1 2, है ना, और A कितनी बार है 1 2, और कौन सा है T कितनी बार है 1 2। ठीक है, और अगर और वर्ड्स देखे HE, M तो हमने कवर कर लिया, A भी कवर कर लिया, T भी कवर कर लिया, ICS, और सब अलग अलग हैं और ये अलाइक हैं। तो इसी का मतलब है कि P आर आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, मतलब 2 आइडेंटिकल है 2 टाइम्स M, लेकिन अलग तरीके से हैं, और ये जो A है वो अलग तरीके से आइडेंटिकल है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसा नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 6 नहीं करेंगे कि 2 2 2, ये तो 6 के 6 आइडेंटिकल है तो फैक्टोरियल 6 कर दो, वो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फैक्टोरियल 2 से अलग से डिवाइड करेंगे जो मैथ वाला आइडेंटिकल है या M वाला आइडेंटिकल है, और A वाला जो आइडेंटिकल लेटर्स है उसको उससे अलग करेंगे और T से अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कुछ और होता, T की जगह T3 आ जाते 4 आ जाते, तो उतना से फैक्टोरियल 4 से ही हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर जनरलाइज करें इस फॉर्मूला को तो N कितना आ जाएगा, N ऑब्जेक्ट्स हैं तो सिंपली फैक्टोरियल N अपॉन
एक काइंड के p आइडेंटिकल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर m के 2 आइडेंटिकल थे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंपली फैक्टोरियल p, जो भी p की वैल्यू होगी फैक्टोरियल q, है ना। यहाँ पर तो सिंपली हमने क्यू आर आइडेंटिकल ऑफ सेकेंड काइंड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे आइडेंटिकल हो तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो हम फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस, है ना, उतना तक भी जा सकते हैं, बट इस केस के लिए हम इतना ही यूज करेंगे और रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, जैसे यहाँ पर एच ई, है ना, आई सी एस और सब डिफरेंट था, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस जितने भी लेटर्स है और जितने आइडेंटिकल है डिफरेंट डिफरेंट काइंड के, उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, आपके पास नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें फर्स्ट पार्ट करना है बिगिन विद आर एंड एंड विद एन। तो इस तरीके से हमें इसके परम्यूटेशन फाइंड आउट करने हैं, जो भी वर्ड बने उसमें पहले आर हो और लास्ट में एन हो। तो कितने इसमें लेटर्स है ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर्स को हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या है, बिगिनिंग में आर होना चाहिए और लास्ट में एन फिक्स है, उनको हिलाना ही नहीं है, ठीक है। तो जो हमारे पास प्लेसेस बचे हैं जिसमें हमें अपना, है ना, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है, कितना लिखना है, वो कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही हमारे पास लेटर बचे, ठीक है। तो इसमें से आर और एन तो हम यूज कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बचा, ई एल ई सी टी और ओ, ये हमारे पास लेटर्स बचे हैं, इनमें से हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब 6 लेटर्स हैं जिनको हमें 6 प्लेसेस में अरेंज करना है, ठीक है। तो ये तो वही केस हो गया कि हमें n ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है या अरेंज करना है ना, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 6 को अरेंज करना है ना, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर है ई और ई आइडेंटिकल, ये नहीं बोलना है। तो जो भी आइडेंटिकल है उसके कारण कुछ वर्ड्स कम हो जाएंगे, जैसा कि हमने लास्ट केसेस में देखा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स है ई, तो इसीलिए यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम फैक्टोरियल 2 से। तो जो आर और एन है वो तो फिक्स ही थे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो बाकी के प्लेसेस बचे और कितने ऑब्जेक्ट्स थे उनको अरेंज करना है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि इसको हम 6 नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकते हैं, इसको 5 में, इसको 4 में, क्योंकि अगेन हमारे पास अगर यूज कर लिया तो उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे ना। तो और यहाँ पर 3 2 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फैक्टोरियल 6 ही होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, तो वोवेल्स कितने हैं इसके अंदर वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक तो ई है, एक ये भी ई, ये भी वोवेल है और ये ओ है, तो 3 वोवेल्स हैं। तो जब हम बात करते हैं कि ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर की, अकर टुगेदर मतलब वो हमेशा एक साथ आने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं एक वर्ड बना दूं ई ई ओ, ये तो वोवेल्स एक साथ ले लिए, और बाकी कितने बचेंगे, एल सी टी आर एन, ठीक है। तो ये एक हमारा अरेंजमेंट हो गया है जहां पर सारे के सारे वोवेल्स जो हैं एक साथ हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसको भी हमें साथ में रखना है उसको एक बॉक्स में डाल दो, है ना, या एक बैग में डाल दो, और इसको एक यूनिट कंसीडर करो आप, ठीक है। तो एक यूनिट है, अब ये वोवेल्स जो है एक ही यूनिट है, और सब भूल जाओ इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये एक यूनिट हो गई, और बाकी जो डिस्टिंक्ट चीजें हैं उनको हमें अरेंज करना है। तो 1 2 3 4 5, और एक यूनिट इसको भी अरेंज करना है ना। तो टोटल 6 को हमें अरेंज करना है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि L और बाद में जो बैग है वो एक यहां पर आ जाए EEO, और बाद में CTRN, ये भी एक केस बन सकता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं बीच में घूमता रहेगा वो एक बॉक्स, और बाकी को हम डिस्टिंक्टली अरेंज कर देंगे।
तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 और एक यूनिट 6, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए इसके फैक्टोरियल 6। इतना क्लियर है। अब जो वर्ड है ये वोवेल्स हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऐसा आ जाए ई ओ ई, है ना, था तो वो फर्स्ट वाले प्लेस पे ही एल सी टी आर एन, लेकिन वो आपस में भी तो अरेंज होंगे, है ना, इधर उधर। तो इसीलिए जितने भी वर्ड्स को हमें या जितने भी, है ना, ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखना है उसको भी हम अलग से परम्यूटेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा फैक्टोरियल 3, कि वो आपस में भी अरेंज होते रहे, फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और है कि हमारे पास जो ई है वो आइडेंटिकल है, 2 बार है। जैसे यहाँ पर हमने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया जितनों को भी हमने अरेंज किया, सिमिलरली जो हमने वोवेल्स को अरेंज किया उसी को हमें फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि आइडेंटिकल आ गए ई। ठीक है, अगर यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट्स बाकी बचे हैं उसमें भी कुछ आइडेंटिकल होता, जो भी आइडेंटिकल होता जितनी बार होता उसी से हम उसी के परम्यूटेशन से हम डिवाइड कर देते हैं, उतने ही फैक्टोरियल से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा n इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 इक्वल्स टू इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 क्या है 2 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बचे 3 इंटू फैक्टोरियल 6। तो आप फैक्टोरियल 6 को इजीली एक्सपेंड करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जहां पर बोला गया है ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर, तो वो एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ये वाला केस था इसमें तो सभी एक साथ आ रहे थे। ठीक है, सेकंड वाले केस में तो ई वहाँ होगा तो ई एक वहाँ होगा और ओ कहीं और पे होगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ बीच में होगा ही, एक साथ नहीं आएंगे। तो ऐसे केस में जब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं आ रहे हो, डू नॉट अकर टुगेदर वाला केस हो, तो हम क्या करते हैं टोटल परम्यूटेशन में से या टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से वो नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस कर देते हैं जब वो एक साथ आ रहे हो। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे जब वो वोवेल्स एक साथ आ रहे हो, किसमें से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा देखो। अब जो फर्स्ट केस था उसमें तो डिफरेंट बात थी कि आर और एन को फिक्स करना था, है ना, तो इसीलिए हमने उस जगह को हम टच नहीं कर सकते और चीज़ें पुट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की बात करें बिना किसी कंडीशन के, तो कितना होगा, ये नंबर ऑफ लेटर्स है हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन, अब यहाँ पर आइडेंटिकल है, इसमें भी ई और ई आइडेंटिकल हैं, तो हमारे ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिना किसी कंडीशन के। ठीक है, उसमें से हमें वो वर्ड्स माइनस करने हैं जब वोवेल्स एक साथ आ रहे अकर टुगेदर, है ना, तो अकर टुगेदर मतलब 3 फैक्टोरियल 6, तो ये हमने माइनस कर दिया। तो फाइनली जब हम माइनस कर देंगे तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स बचेंगे जहां पर वोवेल्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, डू नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, तो ये केस किसका हुआ, आंसर किसका हुआ, वोवेल्स डोंट अकर टुगेदर। तो जरूरी नहीं हमेशा कि वोवेल्स की बात की जाएगी, और किसी ऑब्जेक्ट्स की भी बात करी जा सकती है, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन जो भी ऑब्जेक्ट को साथ में रखना है उसको एक बॉक्स में या एक बैग में डालो, इमेजिन करो, और जो बाकी यूनिट्स है, बाकी जो वर्ड्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ उसको एक ही क्वांटिटी को एज्यूम करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो 5 बचे थे उसको 3 ऐड करके 8 फैक्टोरियल ना करके हमने 5 और इसको 1 यूनिट एज्यूम करके, तो 5 + 1 6 यूनिट्स को हमने अरेंज किया फैक्टोरियल 6 के साथ। ठीक है, तो इतना ही करना है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, सर्कुलर परम्यूटेशन। ठीक है, तो अभी तक हम जो परम्यूटेशन करते आ रहे थे वो सिंपली लीनियर परम्यूटेशन था। जैसे कि अगर हमारे पास 3 चेयर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, और बोल दिया जाए कि इन चेयर्स पे हमें 3 पीपल को बैठाना है, सपोज ABC को,
ठीक है। तो जो फर्स्ट चेयर है इस पे कौन कौन आगे बैठ सकता है, तीनों में से कोई भी आगे बैठ सकता है, तो 3 नंबर ऑफ वेज हो गए इसको फिल करने के। और सेकंड चेयर पे कितने लोग बैठ सकते हैं, एक तो भाई कोई भी एक ऑलरेडी बैठ चुका है ना, तो अभी 2 पीपल बचे हैं, तो यहाँ पर कोई भी 2 पीपल में से बैठ सकता है। और अब 2 पीपल पर्सन्स ऑलरेडी बैठ गए, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी आके बैठ सकता है, ठीक है, जो बचा है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यहाँ से, 3 × 2, अगर हमें 3 पीपल को 3 चेयर्स में बैठाना है। ये हुआ लीनियर वाली बात, ठीक है। कैसे, अगर हम ऐसे बैठा सकते हैं ABC या ACB, ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड पोजीशन डिस्टिंक्टली दिख रहा है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि B को पहले बैठा दे AC, या B CA, या C को पहले बैठा दे तो CAB या CBA, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ गए इन चेयर्स पे 3 पीपल्स को बैठाने के, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में डिफरेंट क्या है ना। सपोज आपके पास एक पिकनिक टेबल है, सर्कुलर टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 3 पीपल को बैठाना है, तो इजीली बैठा सकते हैं कि एक यहाँ पर बैठ जाओ A, B और C, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा डिफरेंट वे में बैठाना है तो क्या बोलोगे कि चलो भाई इस बार A यहाँ पे नहीं बैठाते, A को यहाँ पर बैठा देंगे, और B को यहाँ पर बैठा देते हैं, और C को यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। तो और कौन सा केस हो सकता है, ये भी हो सकता है कि A को इस बार यहाँ पर बैठा दिया, B को यहाँ पर और C को यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि A पहले यहाँ था, A फिर यहाँ पर चला गया, और फिर A थर्ड पोजीशन पे चला गया, और ऐसे ही ABC वाला सर्कल घूमता रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो A था, A फर्स्ट यहाँ पर बैठा हुआ था, A के राइट में, अगर राइट में देखे A के पर्सपेक्टिव से, तो राइट में C है और लेफ्ट में B है। या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि राइट में A के B आ जाए और लेफ्ट में C आ जाए, ठीक है, A के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ओके। तो अब आ गया A B C, या फिर ऐसे बैठा दो कि A यहाँ पर हो गया है, सॉरी A यहाँ पर आ गया है और B थोड़ा और खिसक गया, और लास्ट में क्या बचा, C। तो यहां पर आ जाएगा हमारा C बैठ जाएगा आके, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि A पहले यहाँ था, अब A यहाँ पे आ गया और A को यहाँ पर पहुंचा दो थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ से A आ गया है, फिर B आ गया है, और यहाँ पर लास्ट में C आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, दिखने में तो ये डिफरेंट C अरेंजमेंट्स ही लग रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो कि ये है ना ऐसे बैठे हुए हैं ABC, ये फिर ऐसे बैठे हुए हैं, और ये भी यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो A के पर्सपेक्टिव में पहले राइट में C था, फिर B है, और A के पर्सपेक्टिव से राइट में C है और लेफ्ट में B है, सेम ही बात हो गई है। तो A के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखे राइट में C है और लेफ्ट में B है। तो अगर कोई देखे उनको बोले कि भाई बैठे हुए तो आप ऐसे ही हो ना, A के पर्सपेक्टिव से राइट में C बैठा हुआ है और लेफ्ट में B बैठा हुआ है हर एक केस में, तो इसको डिफरेंटली क्यों काउंट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर बात डिफरेंट थी कि फर्स्ट पोजीशन पे सपोज C हो गया, फिर सेकंड पे B, और है ना जैसे डिजिट को भी अरेंज करते हैं यूनिट प्लेस पे कुछ, है ना टेंस पे कुछ और हंड्रेड्स पे कुछ, तो इस तरीके से ये तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो गए। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि A के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर भी राइट में C था, यहाँ पर लेफ्ट में B था, यहाँ पर भी राइट में C था, यहाँ पर भी लेफ्ट में B था। तो ये जो डिफरेंट हम बोल रहे हैं, इन तीन को अलग अलग इनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो ये एक अरेंजमेंट आया इसी को हम काउंट करेंगे, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन में ये डिफरेंस होता है। और जैसे यहाँ पर A के राइट में अब B है, लेफ्ट में C है, यहाँ पर भी A के राइट में B है, लेफ्ट में C है, A के राइट में B है और लेफ्ट में C है, तो ये क्या हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहाँ पर था सारा का सारा प्रोसेस क्लॉकवाइज, अगर ABC को हम एक सीक्वेंस में मान रहे हो तो यहाँ पर भी हमने देखा कि तीनों केस में से हम इन किसी भी 2 केसेस को सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही केस को हम कंसीडर करेंगे। तो
राउंड टेबल पे 3 पीपल को बैठाने में क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज कितने आ गए हमारे 2, ठीक है। यहां पर कितने थे 6, लेकिन यहां पर आ गए 2। और अगर आप इसी तरीके से 4 केसेस को डिफरेंटली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, और अगर 4 केसेस को कंसिडर करेंगे तो वहां पर कुछ डिफरेंट आएगा स्ट्रेटेजी। तो यहां पर फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1, ठीक है। एक अगर हम जनरल फॉर्मूला सेट करना चाहें, क्योंकि 3 पीपल को बैठाना था, है ना, ऐसे तो फॉर्मूला ऐसे बन नहीं रहा है, ये फैक्टोरियल 2 ही आया, लेकिन यहां पर हम क्या कर सकते हैं 3 - 1 कर सकते हैं। 1 क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जो सर्कुलर टेबल है वो सब आइडेंटिकल है ना, सारी की सारी सीट्स। तो किसी भी एक बंदे को हमें फिक्स करना होगा एक रेफरेंस पॉइंट की तरह कि भाई पहले तुम बैठ जाओ, क्योंकि वो यहाँ पर भी आके बैठ गया या फिर यहाँ पर आकर बैठ गया, है ना, तो एक ही बात हो रही है, तो इनको तो हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक को हम फिक्स कर लेते हैं और उसके पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं कि बाद में जो 2 पीपल हैं उनको किस तरीके से बैठाना है, ठीक है। तो एक को हमने फिक्स कर दिया, सपोज ए को, और यहां पर जो ये सीट्स हैं इनमें हम डिसाइड करेंगे कि यहां पर या तो बी जाए या सी जाए। तो कितने नंबर ऑफ वेज में जा सकता है 2 में, और यहां पर या तो बी जाए या सी जाए, क्योंकि एक ऑलरेडी जा चुका है ना, या बी जा चुका तो यहां पर सी बचेगा, और अगर सी जा चुका तो यहां पर बी बचेगा। तो इसको हम सिर्फ नंबर ऑफ वेज कितने में लिख सकते हैं 1 में, और जिसको फिक्स किया है इसको तो फिक्स ही कर दिया, तो इसको बैठाना ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से देखें तो 1 × 2 × 1, तो यहां से भी नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 2। तो इसीलिए हम 1 हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि एक को हमें पहले फिक्स करना होता है, क्योंकि अगर वो किसी भी टेबल पे जाके बैठ गया और उसके बाद हम उसी सीक्वेंस में बैठाने लगे तो वो सारे के सारे केसेस 1 ही होंगे, ठीक है। एक और तरीका है इसको देखने का, सपोज हमारे पास क्या थे, यहां पर था हमारे पास फैक्टोरियल 3, है ना। तो जो ये 3 केसेस बने, है ना, ए बी सी सी ए बी, तो यहां पर है ए बी सी सी ए बी, और ये कौन सा है, अगर फर्स्ट वाली चेयर से देखें बी सी ए, तो यहां पर है हमारा बी सी ए। तो 3 डिफरेंट अरेंजमेंट के बजाय हमारा 1 ही आ रहा है ना, इसी एक को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो इन 3 डिफरेंट के बजाय, क्योंकि हमें 3 लोगों को बैठाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो फैक्टोरियल 3 आता है उसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 की जगह हमको एक ही कंसिडर करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सर्कुलर टेबल है। तो फैक्टोरियल 3 को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 2। तो जितनों को भी हमें अरेंज करना है, सपोज n लोगों को बैठाना है, तो क्या आएगा फैक्टोरियल n अपॉन जितने भी, अब सर्कुलर में है तो उतने ही केसेस डिफरेंटली बनेंगे, है ना, जिनको हम एक ही कंसिडर करेंगे, तो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन कैपिटल N। समझ में आई बात इतनी। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम एक पर्टिकुलर केस को जनरलाइज करें, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास 3 पीपल थे और हमें उन्हीं को अरेंज करना था, है ना, उनके नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस फाइंड आउट करने थे। तो क्या आया था हमारा फॉर्मूला कि जो भी हमें नंबर को बैठाना है, कि जितने भी लोगों को बैठाना है या जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है, उसको हम उतने ही ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दे सिंपली, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट सीक्वेंस आएंगे, जो लीनियर केस में हमारा एक ही काउंट है ना, एक ही काउंट करते हैं हम। तो यहां से आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n, और इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखे n फैक्टोरियल n - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा n, तो n से n कैंसिल, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन, वो बनेंगे n - 1। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है उसमें सिंपली 1 को माइनस करना है, क्योंकि वो एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं हम एक को, है ना, उसको काउंट ही नहीं करेंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ पर एक को हमने फिक्स कर दिया, उसके अलावा जितने भी सीट्स है या चेयर्स हैं अरेंज करना है, उसको फिक्स करके उसका 1 ही आएगा नंबर ऑफ वे, बाकी को हम
परम्यूटेट कर देते हैं सिंपली। तो n-1 हम हमेशा यूज करने वाले हैं जब है ना टेकन ऑल एट अ टाइम, तो सभी को हम अरेंज कर रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखें यहां से, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं, npn अपॉन n। ये डिफरेंटली मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक जनरलाइज फॉर्मूला आ सकता है npn, दैट मीन्स यहां तक तो हम लीनियर में करते ही थे, है ना, जब नॉर्मल अरेंजमेंट करते थे कि n ऑब्जेक्ट हैं और n को ही हमें अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर जब हम यूज करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन, तो उतने ही जितनों को हमें अरेंज करना है उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। और इसी से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट कंसेप्ट। इसमें बताना है नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। तो सपोज हमारे पास 10 पीपल है ना, लेकिन सीट हमारे पास कुछ ही है, सारे के सारे 10 सीट्स नहीं है, तो हमें 10 में से कितने को बैठाना होगा। सपोज ये कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 ही लोगों को बैठा सकते हैं। तो n हमारा कितना हो गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन हम सीट्स अवेलेबल कितने हैं हमारे पास 6, तो 6 को ही हम बैठा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा r, ठीक है। तो r एट अ टाइम हमें बैठाना है, उसका बताना है। तो हमने अभी देखा कि क्या होता था, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस npn अपॉन n, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें r को बैठाना है, दैट मीन्स यहां से आ जाएगा npr। तो ये तो सिंपली हम बैठा देते हैं जैसे हम पहले से करते रहे कि n में से हमें r को अरेंज करना है। लेकिन यहां पर सर्कुलर परम्यूटेशन में हम क्या करेंगे, r से इसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आई बात, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितने से डिवाइड करना है। तो जितनों को भी बैठाना है या अरेंज करना है उतने से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला आ जाएगा npr अपॉन r, या इसको लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 1/r, और npr को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक है। और अगर जनरलाइज करें r को, है ना, अगर चेक करें कि ये फॉर्मूला कितना वैलिडेटेड है, तो r की जगह हम अगर n पुट कर दे तो ये वही आ जाएगा फैक्टोरियल n 0, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, और है ना, तो फैक्टोरियल 0 1, और ये आ जाएगा n, तो फैक्टोरियल n अपॉन सिंपल n। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। किस केस में, जहां हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हो और r को ही हमें अरेंज करना हो, r को एक एक बार में लेते हुए, ठीक है, सिर्फ r को नहीं करना है, एक एक बार में। जैसे हमने एक केस लिया था मैथ का, ठीक है, तो मैथ्स में से जो लेटर्स हैं 5 लेटर्स हैं, इसमें से हमें 3 को उठाते हुए अरेंज करना है। तो एक बार तो MAT ले लिया, ठीक है, एक बार TAM ले लिया, तो ये डिफरेंट केसेस बनेंगे ना, और इनको घुमाते जाएंगे, फिर और कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे जो परम्यूटेशंस आएंगे वो आएंगे npr अपॉन r, ठीक है। चलिए सर्कुलर परम्यूटेशन का एक स्पेशल केस देखते हैं जिसमें हमें अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट बीड्स अराउंड अ सर्कुलर नेकलेस। तो नेकलेस जो गले में पहनते हैं, नेक में पहनते हैं, तो उसमें जो बीड्स होती है डिफरेंट, जैसे सपोज ये एक नेकलेस है, तो डिस्टिंक्ट कलर्स की जो बीड्स हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना है नेकलेस के अंदर। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई फूलों की माला है और उसमें फ्लावर्स को हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देखते हैं। जैसे जब हम लोगों को अरेंज करते थे, पीपल को अरेंज करते थे, तो अगर कोई A यहाँ पर बैठा है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, या फिर A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, B यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इस केस में जो लोग बैठे हैं उनको अगर ऐसे देखे दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो ये बैठे हैं क्लॉकवाइज सीक्वेंस में और ये बैठे हैं एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास नेकलेस है, ठीक है, नेकलेस कहीं शॉप में रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, और कोई उसको चेक करने लगा, देखने लगा, और उस नेकलेस को जब वो रखने लगा तो उसने घुमा के रख दिया, ठीक है। तो ग्रीन वाला यहाँ पर चला गया, ब्लू वाला यहाँ पर चला गया, येलो, और ये वायलेट और ब्लैक और रेड, ठीक है। तो बस इसको क्या है, नेकलेस को ऐसे घुमा सकते हैं,
तो हमारा जो डिस्टिंक्ट है ना, ये बन रहा था यहाँ पर, एक ये केस बन रहा था और एक ये केस बन रहा था। लेकिन जब हम बीड्स की बात करते हैं या फ्लावर्स की बात करते हैं ना, डिस्टिंक्ट कलर के फ्लावर्स हो, तो जब हम उसको उलटते पुलटते हैं, है ना, तो दोनों सेम ही केस होते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो अलग है, देखो रेड यहाँ पर है और यहाँ पर रेड है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे फ्लिप करेंगे, है ना, तो इसी का सेम ही है वो भी पार्ट। ठीक है, तो जब हम किसी बीड्स को या फ्लावर्स को, है ना, माला में या बीड्स को नेकलेस में अरेंज करते हैं, सर्कुलर माला में, माला तो सर्कुलर ही होती है, तो उस केस में हम इस, सपोज ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, रेड से जो स्टार्ट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को सेम ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जहां पर 2 केसेस बन सकते थे, यहां पर सिंपली एक ही केस बनेगा, सिंगल। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ग्रीन को यहां पर ले लिया, ब्लू को यहां पर ले लिया, तो वो एक अलग केस बना, लेकिन उस केस में जब फ्लिप करोगे तो जो ऐसे फ्लिप करके केस बनेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो हमारे बनते हैं सिंपली बनते आ रहे थे ना, टेकिंग आर एट अ टाइम, तो क्या करते थे उसमें, एन पी आर, एन में से आर को अरेंज करना है। सपोज हमारे पास बीट्स तो है 100 और उसके अंदर अरेंज कितना करना है, सपोज 10। ठीक है, तो एन पी आर डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करते हैं, आर से डिवाइड करते हैं जितने को अरेंज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से डिफरेंट ना होने के कारण हम इनको सेम ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर वो सीक्वेंस सेम ही है तो उस केस में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 केस को हम एक ही केस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जब हम आर एट अ टाइम उनको अरेंज कर रहे हैं, बट टेकन ऑल एट अ टाइम मीन्स जितने भी बीट्स हैं उनको सारों को हम अरेंज अगर करें, है ना, सर्कुलर नेकलेस में, तो कितना आएगा नंबर ऑफ वेज, यह आएगा एन पी एन, है ना, एन में से एन को अरेंज कर रहे हैं और डिवाइड बाय एन क्योंकि सर्कुलर परम्यूटेशन है, और इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बीट्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम ही बात है। तो यहां से अगर हम इसको लिखें तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन 2n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 अपॉन 2n। तो n से n गया तो सिंपली क्या आ गया, फैक्टोरियल एन माइनस 1/2। तो हमने देखा था कि जब सर्कुलर परम्यूटेशन में हम सभी को अरेंज करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा था फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, और बस उसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि समझ में ही आ गया होगा। आई होप सब कुछ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है परम्यूटेशन का, तो सारे के सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे, है ना, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब सर्कुलर परम्यूटेशन पे एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। In how many ways can 24 persons be seated around a table if there are 13 seats? ठीक है, तो सीट्स कितनी है, 13 है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने अवेलेबल है, 24। ठीक है, और सीट्स 13 है तो हम 13 को ही बैठा सकते हैं एक टाइम में, है ना। तो R कितना हो गया हमारा, 13। तो यहां पर हमें क्या करना है, सिंपली जो सर्कुलर परम्यूटेशन है इतना तो क्लियर हो रहा होगा क्योंकि अराउंड अ टेबल बैठे हुए हैं, है ना। सिंपल अगर परम्यूटेशन होता तो क्या होता, सिंपल NPR, लेकिन अराउंड अ टेबल है तो इसमें क्या करेंगे, जितनों को हम परम्यूटेट कर रहे हैं, जितनी सीट्स है, जितनों को अरेंज कर रहे हैं एक टाइम में, उतने से ही हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दिया। अब एक केस हमने और सीखा था कि क्या इस यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 से डिवाइड हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पर्सन्स की बात हो रही है। ठीक है, पर्सन्स में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट होता है। जो नेकलेस था, बीड्स था, वो तो सेम कलर का ही दिखेगा, चाहे इधर से देख लो चाहे उधर से। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो इसीलिए अगर हम n की जगह रख दे 24 और p r की जगह रख दे 13, तो 24p13 अपॉन 13 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें हम 24 पर्सन्स को 13 सीट्स पे बैठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने परम्यूटेशन के बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे और मुझे उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे।
और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन। तो तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।